तो आज की जो हमारी ये क्लास है हालांकि यूजीसी नेट समाज कार्य के संबंध में मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं सोशल वर्क पर, इतिहास पर। जैसा कि आप सबको पता है, समाज कार्य इतिहास में मैंने आप लोगों से जब बात कर रहा था प्रशांत समाज कार्य एशिया में, तो प्रशांत एशिया में समाज कार्य का जो इतिहास था कुछ पर मैंने जिक्र कर चुका हूं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो दक्षिण पूर्वी एशिया में बात हो चुकी है कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, वियतनाम में क्या है। जो लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, मैं उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और एक हमने बात किया था एशिया में जो है समाज कार्य के विषय के उद्गम को लेकर, तो दक्षिण एशिया पर बात हुआ था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। लेकिन इनमें से केवल हमें पढ़ना था व्यवसाय समाज कार्य को लेकर, जो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में विकसित हुआ था। तो भारत के बारे में हमने पढ़ा है, बांग्लादेश के बारे में पढ़ा है और श्रीलंका के बारे में पढ़ा है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिए, और ताकि आपको मैं जो पॉइंट बताऊं तो उसे आप आसानी से नोट कर सकें। ठीक है, तो पहली पॉइंट ये है आप लोगों के लिए, नोट कर लीजिए, पूर्वी एशिया। क्या रहेगा आपका? पूर्वी एशिया। नोट कर लिया कॉपी पर? पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया समाज कार्य। अब पूर्वी एशिया समाज कार्य के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, उन समाज कार्य के इतिहास के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक आता है चीन, एक आता है जापान, एक आता है आपका कोरिया। ये तीन जो है देशों के नाम आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? तीन देशों के बारे में पढ़ना है। हाँ। अब आगे अगर हम बात करें आप लोगों से, तो हमारे सामने एक चीन का हम हेडिंग डालेंगे, पॉइंट करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे कि चीन में क्या रहा समाज कार्य के बारे में। थोड़ा सा दो तीन बातें अगर पता रहेगी तो आप आसानी से किसी से डिबेट पे भी बातचीत कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये चीन जो है ना, 12 फरवरी 1912 को चीन गणराज्य की सरकार बनी थी। ध्यान से समझिएगा, चीन में जो हुआ था 12 फरवरी 1912 को क्या हुआ कि चीनी जो है एक प्रकार से चीन गणराज्य की सरकार बनी। 1949 में चीन में क्या हुआ, दूसरी पॉइंट नोट करिएगा, 1949 में चीनी गणराज्य की स्थापना हुई, या आप ये कह लीजिए कि चीनी जन गणराज्य की स्थापना हुई, है ना, आप ये कह लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आप सभी लोगों ने? हाँ बिल्कुल सर, 1949। ठीक है, 1949 को चीनी जन गणराज्य की स्थापना हुई। अब पेपर में हो सकता है सोशल वर्क का ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि मैं अलग से कोई चीज बता रहा हूँ, ये समाज कार्य का ही पार्ट है, ध्यान रखेंगे। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पूछा जाता है सोशल वर्क में, नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारियां होनी चाहिए सबके देशों, हर देशों के बारे में थोड़ी बहुत, है ना। बाय द वे अगर पेपर में आ जाए तो आप कर लेना आसानी से। उसके बाद हम बात करें तो एक और पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, इतिहास पॉइंट टू पॉइंट ही समझा जाता है। चीन में 1952 में क्या हुआ, 1952 में कार्य सहित सभी समाज विज्ञान विषय विश्वविद्यालय में बंद कर दिए गए थे। अब ध्यान रखिएगा कि जो समाज विज्ञान का विषय है, सोशियोलॉजी का, सभी विश्वविद्यालय में चीन में क्या कर दिया गया, 1952 में इसे बंद कर दिया गया था। देश में जो है समाज कार्य जो था वो जारी था। लगभग 30 वर्ष तक चीन का पश्चिमी जो समाज कार्य है उसमें कोई संपर्क ही नहीं रहा था, कोई संपर्क नहीं रहा था। फिर चीन में क्या हुआ आपको बता दूं, ये आया कब, फिर आप नोट कर लिए, चीन में 1982 तक में 12 विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग आ गया। 12 विश्वविद्यालय में आया था, और 12 विश्वविद्यालय की अगर मैं बात कर रहा हूँ चीन में, तो कब आया था, नोट कर लीजिएगा, 1982 में आया था। क्या आया था? समाजशास्त्र विभाग आया था, समाजशास्त्र विभाग आया था। और चीन में बहुत इंपॉर्टेंट एक अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये ध्यान रखिए कि 1984 में समाजशास्त्र की पहली किताब जो है लाई गई थी, समाजशास्त्र की पहली किताब लाई गई थी चीन में पहली किताब प्रकाशित हुई थी। हाँ 1984 में सर, 1984 में, 1984 में ये चीन के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अब उच्च शिक्षा प्रणाली जो है, जो हायर एजुकेशन आप लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली में समाज कार्य को जोड़ने का जो निर्णय लिया गया, चीन ने जो निर्णय लिया
वो चीन ने 1986 में लिया था, 1986 में लिया था, 1986 में लिया था, है ना। और एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट करने का प्रयास करें सभी लोग, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आप सबके लिए, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि चीन में समाज कार्यों को समर्पित एक संस्थान बना, एक संस्थान बना। उस संस्थान का नाम था द चाइना या दी चाइना, दी चाइना एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन, सोशल वर्क एजुकेशन। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 आप नोट कर लीजिए। बस इतनी बात, बिल्कुल। दी चाइना, मैं देखो स्क्रीन पर भी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ा सा तीव्र गति से लिखिएगा। दी चाइना एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एंड एजुकेशन, एजुकेशन की स्थापना हुई 1994 में, 1994 में। ठीक है, मैच करिए अपना। मैंने पहली पॉइंट आप लोगों से बताया था कि सभी लोगों से कि जो 12 फरवरी 1912 है उसी को चीन गणराज्य सरकार बनी, पहली पॉइंट बताया था। और चीनी गणराज्य की स्थापना 1949 में हुआ, ये दूसरी बात बताया था मैंने आप लोगों से। तीसरी बात मैंने आप लोगों से ये कहा कि 1930 के दशक में या 1930 के दशक के अंत में आप ये कह लीजिए कि चीन में समाज कार्य 12 विश्वविद्यालय में स्थापित हो चुका था 1930 तक में, 1930 तक में। लेकिन एक बात और मैंने बताया कि चीन 1952 में समाज कार्य सहित सभी समाज विज्ञान विश्वविद्यालय में बंद कर दिया गया था, 1952 में। फिर आपको मैंने बताया कि चीन में ही 12 विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का अस्तित्व आया और वह वर्ष आया फिर 1982 में। फिर मैंने आपसे कहा कि 1984 में समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक आई, यह आपको ध्यान रखना है। फिर 1986 मैंने बताया कि चीन ने अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली में समाज कार्य जोड़ने का निर्णय ले लिया। और फिर उसके बाद लास्ट में मैंने अभी बताया कि 1994 में दी चाइना एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन की स्थापना हुई। ये बात आपको ध्यान रखना है। समाज कार्य शिक्षण प्रारंभ कर चुके थे 2020 में चीन में 90 से अधिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों ने। 2002 तक, 2002 लिख लीजिए कि 2002 तक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय समाज कार्य शिक्षण प्रारंभ कर चुका था ये चीन। तो ये आपका था चीन के बारे में। बस ये कीवर्ड्स को लिखिए। अभी मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी है मेरे पास, मैंने आप लोगों को शायद शेयर किया है, और नहीं भी गया तो मैं अभी क्लास के समाप्त होने के बाद आपके पास पीडीएफ भेज दूंगा। दूसरी बात मैं कर देता हूँ आप लोगों से जापान के बारे में, थोड़ा सा हिस्ट्री है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग कि मेन चीज़ें कि समाज कार्य कब आया, कब उसका उदय हुआ, कब उसका विकास हुआ, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जानिए, अदर कंट्री के बारे में। जापान द्वीपों में अगर हम बात करें तो बना है, जैसा कि आपको मालूम है, जहाँ की भूमि एक पर्वतीय भूमि है मानी जाती है। यहाँ पर 17% भाग जो है कृषि के योग्य माना जाता है जापान को, 17%। अभी पेपर में नहीं पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जापान में दान कार्य। यहाँ पर ध्यान रखिए, जापान में क्या था, दान कार्य का उद्भव हुआ। और ये जब उद्भव हुआ तो धार्मिक गतिविधियां इसमें निहित थी। किसमें निहित थी, बात को समझिएगा। जापान में दान कार्य का उद्भव धार्मिक गतिविधियों में निहित रही। जापान में आपको अच्छे से मालूम होगा बौद्धों ने निर्धनों की सहायता की है, और ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जापान में बौद्धों ने निर्धनों की सहायता की है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सरकारी नीतियों के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप समाज कार्य को अगर हम बात करें तो दिशा दिया है इसने, या एक प्रकार से कहें कि यह दिशा मिली है। तो जापान में प्रथम समाज कार्य विद्यालय की स्थापना कब हुई, ये आपसे पूछ ले प्रश्न में, तो आप क्या जवाब देंगे, नोट कर लीजिएगा। जापान में या जापान का प्रथम समाज कार्य विद्यालय सन 1928 में, कहाँ, 1928 में सेंट्रल वर्क एसोसिएशन के रूप में, 1928 में सेंट्रल नोट कर रहे हैं ना सभी लोग, हाँ, सेंट्रल वर्क एसोसिएशन में इसको स्थापित किया गया। ये जापान का था। अब देखिए
समाज कार्य में जब सेंट्रल वर्क एसोसिएशन का नाम आए तो आप समझिएगा कि जापान से रिलेट है। फिर आगे अगर हम बात करें तो 1928 में ही 1928 ही 1928 1928 में ही समाज कार्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ था। समाज कार्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। और जापान में 1932 में सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। जापान में ही 4 साल बाद 1932 को अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरुआत। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको किसी यूट्यूब वगैरह पे थोड़ी ना मिलेगा, है ना। केवल की पॉइंट बता रहा हूँ, कीवर्ड्स बता रहा हूँ ताकि आप जाने रहें कि जापान समाज कार्य की भूमिका क्या रही, चीन समाज कार्य की भूमिका क्या रही, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक और इम्पोर्टेंट शब्द आता है कि सेंट्रल वर्क, जो सेंट्रल सोशल वर्क था, इसको बंद भी कर दिया गया था। शुरुआत तो भाई पहली बार हुआ था, सही है, लेकिन इसको बंद भी कर दिया गया। तो नोट कर लिए 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसी के कारण सेंट्रल सोशल वर्क एसोसिएशन को बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी सरकार ने जापान में अनेक समाज कल्याण नीतियों की पहल करना शुरू कर दिया था इसके बाद। तो ये आप ध्यान रखिए कि शुरुआत तो 1928 में हुआ, ये पहला था, और फिर इसके बाद 1943 में इसको बंद कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और 1928 में उसी समय ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जो पहला सम्मेलन के नाम से जाना जाता था जापान में, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हालांकि जब हम बात करें 1946 के बारे में, देखिए 1946 की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो जापान में प्रशिक्षण विद्यालय प्रारंभ हुआ था, ट्रेनिंग वाला प्रशिक्षण विद्यालय प्रारंभ हुआ। बाद में जापान कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के नाम से ये जाना गया, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1946 में क्या हुआ? प्रशिक्षण विद्यालय प्रारंभ हुआ और इसी को अगर हम बात करते हैं तो इसी का नाम रखा गया था, वह कह सकते हैं आप कि जापान, ठीक है, जापान कॉलेज सोशल वर्क था ये 1946 में। और मैं आपको बता दूं, प्रथम मास्टर कार्यक्रम भी शुरू किया गया था समाज कार्य में। प्रथम मास्टर कार्यक्रम समाज कार्य में प्रथम मास्टर कार्यक्रम शुरू हुआ था, और वो शुरू हुआ 1950 में जापान में। 1950 में जापान में ही एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना भी हुई था। वो अस्थायी रूप से हुआ था, या कहिए कि अस्थायित्व में आया या स्थापित किया गया, ये भी नोट कर लीजिए, नोट करवा रहा हूं आपको। 1955 में, ठीक है, 1955 में जापान एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। बस इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्या जापान के बारे में आपको समझ में आ गया? इतनी चीजें, ये जापान समाज कार्य के बारे में था। केवल मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, ध्यान रखें। यूजीसी के बच्चे बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल रिपीट करेंगे। 1955 में सर क्या हुआ था कि जापान में एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई थी, जो बेसिकली आर्थिक सुधारों के साथ समाज कल्याण सेवाओं का विस्तार कर रही थी, ठीक है, जापान में। और उसी समय समाज कार्य पाठ्यक्रम में भी पश्चिमीकरण को लेकर पुनरीक्षण की मांग कर दी गई थी। उसी काल में ही सामाजिक कार्यकर्ता की जगह पे जानते हैं ये जापान वाले कौन सा शब्द प्रयोग में लाते थे? सोशल वर्कर की बजाय वो लोग कहते थे सामाजिक कल्याण श्रमिक बोलते थे उनको, सोशल वर्कर नहीं बोलते थे जापान वाले। जापान वाले क्या नाम देते थे? सामाजिक कल्याण श्रमिक कहते थे उनको। हम लोग सोशल वर्कर बोलते हैं, है ना। हम लोगों में सामाजिक कार्यकर्ता का जो शब्द को लाया था, आपको पता होगा, साइमन नाम है एक, याद है किसी को? साइमन, हाँ साइमन पेटेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड।
तो साइमन पेटेंट ने ये भूमिका लाई थी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यूजीसी के बच्चे हैं, अगर एमपी सेट के बच्चे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी वाले बच्चे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। एक बार म्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाएंगे कोई। तो इसमें आपको केवल ना की पॉइंट्स याद रखने हैं। सोशल वर्क में कहीं से कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बट आप कीवर्ड्स को ध्यान रखें। डीप में मैं आपको पढ़ाऊंगा अमेरिका और इंग्लैंड के समाज कार्य और भारत के समाज कार्य के बारे में, जो आपके पेपर में सिलेबस में दिया गया है। यहाँ तो आपको केवल मैं जानकारी दे रहा हूँ अदर स्टेट के बारे में, अदर कंट्री के बारे में, कि कैसे कैसे वहाँ पर सोशल वर्क की भूमिका हुई है। यह आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। दक्षिण कोरिया लिखिएगा, नाम डालिए। जी सर, साइमन पेटेंट, साइमन 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 पेटेंट 1990 सोशल वर्क में इन्होंने जो है सामाजिक कार्यकर्ता का नाम दिया था। ठीक है, ये पेपर में आया है मेडिकल सोशल वर्क में। जी, क्लियर हो गया सर? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आप नोट करिए, अपने कॉपी पर नोट डाउन करिए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया लिखिए हेडिंग पर, है ना। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जाने रहेंगे तो मजा आएगा आप सबको। दक्षिण कोरिया बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इसकी भूमिका 2004 में ना, कोरिया गणराज्य की जनसंख्या बेसिकली वहां पे बताया गया था कि 4,85,98,000 के आसपास बताया गया। परंतु हम लोगों से ये सब प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया में शासन में निर्धन और अक्षम व्यक्तियों के लिए आधिकारिक संस्थानों की स्थापना की गई थी। अब वो क्या क्या थी चीजें थी, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दक्षिण कोरिया में बेसिकली आपको बता दूं, एक चोसोन वंश है, नोट करिएगा। दक्षिण कोरिया में चोसोन वंश है। इस वंश ने अनेक नई पहल की थी, बहुत सारी पहल की समाज कार्य में। जैसे भूमि सुधार को लेकर पहल की, संपत्ति पर राजकीय हक की बात किया, नया कर, कर का मतलब होता है टैक्स, नया कर के आधार पर बात किया। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था कि निर्धनों को राहत प्रदान करने के संबंध में था, निर्धनों को राहत प्रदान करने के संबंध में था। ठीक है, तो अच्छा आपको बता दूं कि गोद लेने का कानून तथा अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण कानून इसी शासन काल में बनाए गए थे। अब वो शासन काल था 10वीं शताब्दी, ये था बहुत पहले की बात है। 10 या 10वीं शताब्दी तक में शासन में निर्धन और अक्षम व्यक्तियों के लिए आधिकारिक संस्थान आए, अनेक पहल की गई, और किसके द्वारा की गई थी? चोसोन वंश के द्वारा की गई थी। तो बात करते हैं सन 1923 की। सन 1923 में क्या हुआ कि इन्होंने ताई नोट करिएगा, थाई अकवान सामुदायिक कार्यक्रम लागू हुआ। सामुदायिक कार्यक्रम लागू हुआ, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भाई 1952 में लागू हुआ भारत में। तो उसी तरीके से दक्षिण कोरिया की बात अगर मैं करूं तो ताई हकवान सामुदायिक कार्यक्रम लागू हुआ 1923 में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। तो पहली बार समाज कार्य विभाग खोला कब गया दक्षिण कोरिया में? तो प्रथम बार समाज कार्य विभाग की स्थापना हुई 1947 में, 1947 में। कहां पर बात मैं कर रहा हूं? दक्षिण कोरिया की बात कर रहा हूं। अब 1970 में फिर क्या हुआ? 1970 में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कोरिया में आर्थिक समृद्धि, जिसकी आर्थिक समृद्धि का आगमन प्रारंभ हो गया। आगमन प्रारंभ हो गया, और ये आगमन सन 1970 में हुआ। 1970 में हुआ। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा दक्षिण कोरिया के बारे में। अब हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे मध्य एशिया के बारे में, उसके बाद सीधा मैं पीडीएफ पर लेकर आता हूं आप लोगों को। जी बिल्कुल, हाँ आप नोट कर लीजिए। पहली बार जो समाज कार्य विभाग की स्थापना हुई थी 1947 में हुआ था, पहली बार। ठीक है, और 1970 में आर्थिक समृद्धि का आगमन हो गया था 1970 में। ठीक है, 1970 में। और आपको बता दूं कि इसी कोरिया विदेशी सहायता कार्यकर्ता से जो है बदलकर एक प्रदाता बना था।
प्रदाता मतलब एक प्रकार से जैसे अभी हमने देखा ना नाम को किस तरीके से परिवर्तन किया था, तो उसी प्रक्रिया में प्रदाता शब्द यूज आया, तो वो दक्षिण कोरिया में 1987 में आया था, 1987 में आया था। ठीक है, और इसने 200 से अधिक जो है बैचलर, मास्टर, डॉक्टरल कार्यक्रम चलाए थे, है ना। तो बहुत सारे हैं, 200 से अधिक चलाए थे। मैं अब बात कर रहा हूँ, एक बार आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा मध्य एशिया में। अब मध्य एशिया के बारे में पढ़ते ही उसके बाद हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को लेंगे। मध्य एशिया की बात अगर हम करें ना, तो एशिया में, मध्य एशिया में एक रूस आता है, एक आपको बता दूं कजाकिस्तान आता है मध्य एशिया में, उज्बेकिस्तान आता है आपका, एक आता है तुर्मेकिस्तान, तुर्मेगिस्तान आता है ना, एक आपका अफगानिस्तान आता है। ठीक है, तो सारे यहाँ पे अगर आप देखें तो ताने तान आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर अगर है ना कोई, तो बेसिकली रूस है। बस रूस के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रूस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, रूस क्या है समाज कार्य में, है ना। रूस के बारे में, रूस में भी, रूस में भी सर देखिए समाज कार्य जो है आया था जब ने पश्चिमी देशों से ही आया था रूस में भी, है ना। तो जो चिकित्सालय है या विद्यालय या कारागार से संबंध जहाँ कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था, वहाँ बेसिकली सोशल वर्क में अगर कोई भूमिका निभाया है तो एक संघर्षमय भूमिका रूस की मानी जाती है। इसी को हम लोग सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, रूस को ही, है कि नहीं। और इस सोवियत संघ में संघीय अधिकारी समाज कल्याण संबंध प्रदान करते थे। तो जो संघीय अधिकारी थे, जो संघीय अधिकारी थे, बात को समझिए, एक बार म्यूट हो जाइए, जो संघीय अधिकारी थी वो समाज कल्याण संबंध जो है प्रदान करते थे। तो इन्होंने रूस में अगर हम बात करें तो 1991 को, ठीक है, 1991 को रूस सोवियत संघ से स्वतंत्र हो गया, सोवियत संघ से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, कब हुआ स्वतंत्र, तो 1991 में हुआ। ठीक है, 1991 में हुआ, और उसी समय 1991 में ही रूस में समाज कार्य शैक्षणिक कार्यक्रम के रूप में लागू हुआ। तो रूस में कब शैक्षणिक कार्यक्रम रूस में लागू हुआ समाज कार्य का, तो याद रखिएगा 1991 में ही लागू हुआ था, है ना, 1991 में ही लागू हुआ था। और यह राजनीतिक सुधारों के साथ परिलक्षित भी हुआ, परिलक्षित का मतलब हमें दिखाई दिया। फिर उसके बाद सन 19, हालांकि इससे पहले 1990 की मैं बात करूं, 1991 से पहले 1990 के दशक में, तो ये कहा जाता है कि श्रम और सामाजिक विकास मंत्रालय, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनेक सामाजिक सेवाओं का समाविष्ट कर दिया, है ना। तो क्या क्या किया था रूस ने, कहा था भाई कि श्रम, सामाजिक विकास मंत्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय, अनेक सेवाओं के द्वारा जो है इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। तो उस समय रूस में समाज कार्य शैक्षणिक कार्यक्रम जो है 1991 में आ गया, 1991 में आ गया, 1991। आप इसे ध्यान जरूर रखेंगे सभी लोग। ठीक है, क्या स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, एक बार स्पष्टीकरण करें आप सभी लोग। देखिएगा, अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें 4 प्रकार के कार्यक्रम रखे गए थे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के कार्यक्रम थे। पंचवर्षीय कार्यक्रम एक रखा गया, एक रखा गया 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम रखा गया, एक विश्वविद्यालय में 2 वर्षीय परास्नातक रखा गया यानी पीजी को रखा गया, और एक आपको निजी विद्यालय में 1 वर्षीय जो है कार्यक्रम रखा गया। तो बेसिकली रूस में 4 प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। रूस में कितने प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं, 4 प्रकार के। एक कार्यक्रम है पंचवर्षीय कार्यक्रम, दूसरा है 4 वर्षीय स्नातक यानी 4 साल का स्नातक वाला कार्यक्रम होगा, ठीक है, पीजी मतलब सोशल वर्क में। और फिर उसके बाद इन्होंने विश्वविद्यालय में अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटियों में 2 वर्षीय जो है पीजी का कार्यक्रम रखा, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम रखा, है ना, प्रोग्राम करने के लिए। और जो निजी विश्वविद्यालय होंगे, सॉरी जो निजी विद्यालय होंगे, उनमें 1 वर्षीय जो है पीजी रखा गया, 1 वर्षीय पीजी रखा गया। ठीक है, और यहाँ समाज कार्य में पीएचडी कार्यक्रम नहीं है, ध्यान रखिएगा। पीएचडी कार्यक्रम सोशल वर्क अगर हम बात करें तो रूस में नहीं है, ये इंडिया में आप लोग देखते हैं पीएचडी सोशल वर्क कर लो, इससे कर लो, उससे कर लो, वहां पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा ये चीजें।
बस यहाँ चीजें आपको, हाँ यही आपको ध्यान रखना है। इतनी चीजें अगर आप समझ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, आप सबके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे अब। और आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला था, आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ध्यान दीजिएगा। ये प्रशांत एशिया समाज कार्य के इतिहास नंबर 2 पे बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रश्न हम लोगों से पेपर में जब पूछा जाता है तो कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये डिस्क्रिप्टिव के आधार पर प्रश्न बनाया है मैंने, कि एशिया में समाज कार्य या हस्तक्षेप के प्रमुख मुद्दों का वर्णन करें आप। या आपसे प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया समाज कार्य पर विकास पर विचार करें आप। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में समाज कार्य का हस्तक्षेप के बारे में आप उनके जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर बातचीत करें आप। इस तरीके से प्रश्न हमारे सामने देखने को मिलता है प्रशांत एशिया समाज कार्य के इतिहास में। ठीक है, अभी जिक्र करेंगे और भी प्रश्नों के बारे में। जैसे देख सकते हैं, दक्षिण एशिया में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने व्यावसायिक संगठनों पर प्रकाश डालिए। उनके व्यावसायिक जो कार्यक्रम है, जो संगठन है, उस पर आप प्रकाश डालिए। अभी उन संगठन के बारे में बात करेंगे हम लोग, कौन कौन से संगठन है। ठीक है, तो चलिए मैं एक इस प्रश्न को सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से। ये बहुत कीवर्ड्स टाइप से है, आप समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में समाज कार्य हस्तक्षेप के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए। प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए, ये प्रश्न है। अब इसके अंतर्गत हमारे सामने कुछ कीवर्ड्स, कुछ पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंटों को हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम आसानी से समझ सकें। मानवाधिकार उल्लंघन, बेसिकली भारत में जब हम बात करें, ये बात मैं कर रहा हूँ भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत में समाज कार्य हस्तक्षेप के प्रमुख मुद्दे हैं, जिनमें से मानवाधिकार उल्लंघन भी रखा गया है। भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन जो है समाज कार्य हस्तक्षेप का एक प्रमुख मुद्दा माना जाता है, जिसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह प्रक्रियाएं जो है समाज कार्य हस्तक्षेप के अंतर्गत प्रथम रखी गई है। तो आपको अच्छे से मालूम होगा, भारत में मानवाधिकार उल्लंघन समाज कार्य हस्तक्षेप का प्रमुख मुद्दा बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बताइए एक बार। बिल्कुल बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है, और यही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब रहेगा। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आप सबसे प्रश्न में आ जाए मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर, तो आप लोग जरूर इसका यही जवाब दीजिएगा। ठीक है, और यही आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट कहता है कि यौन विभेद, भारत में यौन विभेद भी समाज कार्य हस्तक्षेप का प्रमुख मुद्दा रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप सबसे लोगों से, तो भारत में यौन विभेद भी समाज कार्य हस्तक्षेप का प्रमुख मुद्दा है, और जिस पर ध्यान दिया जा रहा है, जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, यौन उत्पीड़न एक प्रकार की उत्पीड़न है जिससे यौन एहसास या एहसान के बदले पुरस्कार के अवांछित और अनुचित वादों सहित अस्पष्ट या निहित यौन ओवरटोन का उपयोग शामिल किया गया है। यौन उत्पीड़न में मौखिक अपराध से लेकर यौन दुर्व्यवहार या हमले तक कई कार्यवाही इसमें शामिल की गई है, कई कार्यवाही इसमें शामिल की गई है। आपको पता होगा, मैंने एक प्रश्न आया हुआ था एग्जाम में, मैंने बताया भी है आप लोगों से कि यौन उत्पीड़न के संबंध में एक योजना थी, 2007 में चलाई गई थी, उज्ज्वला योजना के नाम से आप लोग जानते भी है। और पेपर में इस बार 2023 मार्च में भी ये प्रश्न आया था, और आप लोगों ने यूजीसी में सही जवाब लगाकर आए भी हैं। बात सही है ना? हाँ, तो वो बात आप लोग ध्यान रखिएगा जो यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी भी बात करता है। एड्स से बचाव की बात, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है भारत में। अगर हम बात करें आप लोगों से, ठीक है, तो भारत में एड्स से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम या जागरूकता के रूप में उनको जो है आगे ले आया जा रहा है ना। चाहे वो एड्स हो, चाहे वो कोविड-19 हो, एक्सेट्रा कोई भी बीमारी हो, उसके बारे में भी भारत क्या कर रहा है, एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब प्रश्न पूछे आपसे कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो है, दक्षिण एशिया के अंतर्गत अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो शामिल किए गए हैं, तो भारत में आप इन मुद्दों को जरूर आप शामिल करेंगे। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर यौन विभेद भी है, मानवाधिकार उल्लंघन भी है, एड्स से बचाव भी है, और बात करते हैं पर्यावरण विध्वंसक या विध्वंस।
तो भारत में समाज कार्य हस्तक्षेप का प्रमुख मुद्दा पर्यावरणीय विध्वंस भी है, जिसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है भारत के द्वारा। शासन का संकट है, तो भारत में समाज कार्य शासन के संकट पर भी ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद आता है वैश्विक प्रभाव। तो वैश्विकीकरण का प्रभाव की बात करें तो भारत में समाज कार्य का हस्तक्षेप एक प्रमुख मुद्दा है, जो वैश्वीकरण का प्रभाव भी है, शामिल किया गया है। गरीबी की बात करें तो भारत में गरीबी व्यापक रूप से विद्यमान है, इसलिए भारत में गरीबी समाज कार्य हस्तक्षेप का प्रमुख मुद्दा माना जाता है। और श्रमिकों का समस्याएं की बात करें तो भारत में समाज कार्य श्रमिकों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है ना, ये भी चीजें शामिल रहेगी। विस्थापन की भी बात करें हम लोग तो भारत में समाज कार्य हस्तक्षेप का प्रमुख नया मुद्दा है विस्थापन, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी की ओर या शहरी की तरफ जो होने वाली विस्थापन है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये प्रक्रिया। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा है। फिर उसके बाद दयनीय स्वास्थ्य की सेवाएं हैं। भारत में दयनीय स्वास्थ्य सेवाएं भी समाज कार्य हस्तक्षेप का मुद्दा माना जाता है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है। और एक है कुपोषण, और भारत में कुपोषण भी समाज कार्य का हस्तक्षेप का प्रमुख मुद्दा बन सकता है। तो ये पॉइंट्स थे जो आप लोगों से अगर पेपर में पूछे कि दक्षिण कोरिया के अंतर्गत जो भारत है उसमें समाज कार्य हस्तक्षेप के मुद्दे कौन कौन से हम चर्चा कर सकते हैं, तो जो मैंने मुद्दे बताए हैं इन मुद्दों को ध्यान रखिएगा। विस्थापन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कुपोषण है, वैश्वीकरण का प्रभाव है, शासन का संकट है, पर्यावरणीय विध्वंसक है, एड्स से बचाव है, मानवाधिकार उल्लंघन है, यौन उत्पीड़न है। इतनी सारी चीजें हैं, आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो हमारे सामने एक और पॉइंट आता है श्रीलंका में। अगर हम बात करें तो श्रीलंका में समाज कार्य हस्तक्षेप का प्रमुख मुद्दा क्या हो सकता है, बताना चाहेंगे आप लोगों में से कोई बच्चा? जी बताएं। पर्यावरण विध्वंसक का मतलब होता है मैम सिंपल सी बात, भारत में जो पर्यावरण भूमिका जैसे मानव जनित जो पर्यावरण है, जिससे देख रहे हैं आप लोग भोपाल गैस त्रासदी को लेकर और भी ऐसे बहुत सारे सिस्टम आ जाते हैं मानव के द्वारा बनाए गए जो पर्यावरणीय, हाँ पर्यावरणीय वो भी हो जाएगा, वो भी हाँ हाँ वो भी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर्यावरणीय विध्वंसक भारत में अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, भारत में जो है पर्यावरण की बहुत सारी समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं उन समस्याओं को आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, उन सारी समस्याओं को यहाँ पर आप जल प्रदूषण को भी आप शामिल कर सकते हैं, है कि नहीं। आप वहाँ पे गंगा नदी की साफ सफाई, यमुना में भी आप कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को भी शामिल कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को शामिल कर सकते हैं, भूमि प्रदूषण को शामिल कर सकते हैं, जनसंख्या और पर्यावरण जो गुणवत्ता है उस पर भी शामिल आप कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं उसमें संचालित हो जाएंगी। ठीक है, कोई एक पॉइंट नहीं है इसमें, लेकिन पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये बात एक बार कंफर्म करिए, तो फिर मैं आप लोगों से बात करूं श्रीलंका में समाज कार्य हस्तक्षेप की प्रमुख मुद्दे बताएं, तो मैं आगे बढ़ूं। निर्धनता तो गरीबी होती है, भारत में गरीबी विद्यमान है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, है ना। अब उसको दूर करना चाहिए, ये एक मुद्दा है ये, है ना, इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। गरीबी दूर कैसे होगी भारत की, है ना। लोगों को जागरूक करो, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ो, है ना, मोटिवेट करो, इस तरीके से आप गरीबी को दूर करो, है ना। लोग आजकल करना कुछ नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कुछ पैसे ही आ जाए, है ना, तो उसके लिए मोटिवेट करना। इसी से वजह से जो है भारत में भ्रष्टाचार हो गया, और भी जैसे चोरी हो गई, और भी चीजें जैसे हैं वो चीजें समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही हैं, है ना। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा बांग्लादेश श्रीलंका के बारे में। देखिए श्रीलंका में समाज कार्य हस्तक्षेप की बात करें, हस्तक्षेप का मतलब होता है इंटरवेंशन की बात करना, है ना। तो श्रीलंका में घरेलू मुद्दों पर जैसे असहमति नेताओं, राजनीतिक दलों, धार्मिक व्यक्तित्व के एजेंडे को दिशा दे रहा है, जिसका देश की स्थिरता के लिए काफी निहितार्थ की भूमिका है। तो बेसिकली इसमें अगर हम जब बात करते हैं तो श्रीलंका में भी एक गरीबी की पार्ट है। तो श्रीलंका में गरीबी दूर करने के लिए समाज कार्य हस्तक्षेप का एक प्रमुख मुद्दा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं गरीबी को लेकर, तो गरीबी श्रीलंका में है, तो उसको दूर करने के लिए सोशल वर्क अगर रहेगा तो भाई जाहिर सी बात है उसको गरीबी दूर कर सकता है। भाई ऐसे तो हस्तक्षेप अगर हमें वहां पे करना है लोगों को, तो यहाँ पे सोशल वर्कर की जरूरत है। फिर कहता है बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या मतलब श्रीलंका में बुढ़ापा भी समाज कार्य हस्तक्षेप का एक अंग बनता है। और वो कैसे जानते हैं आप लोग, कोई बताना चाहेगा? बुढ़ापा समाज कार्य का हस्तक्षेप कैसे बन सकता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं जानना चाहूंगा।
बिल्कुल, बस, बस, बस यही मैं जानना चाह रहा था आप लोगों से, सही जवाब इन्होंने दिया है अभी। जो उनके साथ काम करने की बात किया जा रहा है, यहाँ वृद्धावस्था में अगर हम बात करें हस्तक्षेप के बारे में, तो ये एक प्रकार से आपसे बताने की कोशिश की जा रही है कि उनके साथ काम करने के लिए उनको जो है जितनी योजनाएँ वगैरह दी जा रही है, जो भी शायद सेवाएँ हैं, उनको दिया जाना ज़रूरी है। आपको मैं बता दूँ भारत में, हालाँकि श्रीलंका से इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, भारत में मैं थोड़ा-सा बात करूँ, वृद्ध के लिए जो बढ़ती आबादी है, यह एक प्रकार की समस्या का पार्ट बना हुआ है, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। औद्योगिकीकरण हो या शहरीकरण की बात हो, तो तकनीकी और जो टेक्नोलॉजी है अथॉरिटी जो है उसमें परिवर्तन करना, शिक्षा को वैश्विक प्रभाव के रूप में भूमिका निभाना, है ना? और उनके साथ-साथ जो कमज़ोर संबंध हैं, उनको एक प्रगाढ़ संबंध बनाने की कोशिश करना। तो बच्चों द्वारा अपने वृद्ध माता-पिता की अनदेखी हो रही है, तो वो भी एक प्रकार की समस्या है। सेवानिवृत्ति के कारण निराशा हो रही है, भई कम समय में अगर मान लो जी उन्होंने सेवानिवृत्त हो गए, मतलब अपना जॉब से रिटायर हो गए, तो भी एक प्रकार से परिवार में निराशा हो रहा है। वृद्धजनों की अगर शक्तिहीनता है, अकेलापन है, बेकारी है, अलगाव है, ये कहीं न कहीं एक प्रकार से समस्या है हमारे देश में। पीढ़ीगत अंतराल है, पीढ़ीगत अंतराल भी समस्या है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, तो ये प्रक्रियाएँ श्रीलंका में भी चलती है। अगर हम बात करें फाइनेंस को लेकर, वृद्धों की सेवानिवृत्ति पर बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संतान पर निर्भरता, तो कहीं न कहीं जो वृद्ध व्यक्ति हैं, वो अपने संतानों पर निर्भर हो जाते हैं और जब उनके पास वित्तीय पैसे या फाइनेंशियल पैसे नहीं होते हैं, तो उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? ऐसी बात आप लोगों को अच्छे से पता हो, ये एक प्रकार की समस्याएँ हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं केवल श्रीलंका में ही है, हर कंट्री में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। आपको बता दूँ इसी आधार पे एक हेल्पेज इंडिया है, हेल्पेज इंडिया है, एक एनजीओ चलाया गया, जो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, बताता है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण से उजागर हुआ और कम से कम 47% जो है वृद्धजनों को लेकर, उनके परिवारों को लेकर आर्थिक रूप से उनको निर्भर बनाया है ना? 34% जो है पेंशन भी सरकारी नगद हस्तांतरण पे भी ये प्रोवाइड कराता है ना? जबकि सर्वेक्षण में ये पाया भी गया है कि 40% लोग जो हैं, जब तक संभव हो तब तक कार्य करते रहने की इच्छा भी प्रकट किया है। 40% लोग ऐसे वृद्ध लोग हैं, जब तक उनके अंदर कैपेसिटी है तब तक वो अपने काम को जो है करते रहते हैं। ये चीज़ें सर्वे में पाया गया है ना? ऐसा चीज़ बताता है ये वृद्ध। तो ये सारी चीज़, अब हालाँकि बहुत सारी योजनाएँ भी चलाई गई हैं, है ना? उनके लिए गरीबी रेखा जो नीचे आते हैं उनको चलाया गया है, बीपीएल वाले। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना थी, मैं आपको बताया था पेपर में, अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी उसी के अंतर्गत चलाई गई है वृद्ध व्यक्तियों के लिए, और ये बताया गया कि 60 साल से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक होंगे ना, उनको पेंशन दिया जाएगा इस योजना में, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में, है ना? ठीक है? और एक था राष्ट्रीय वयोवृद्धि योजना थी, है ना? वो भी है, वो दो 2016 में अधिसूचित किया गया था, उसमें है ना? पीएफ वगैरह को लेकर था, बात किया गया था। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं निर्धन बच्चों को लेकर। निर्धन बच्चे का मतलब क्या था कि श्रीलंका में समाज कार्य हस्तक्षेप के द्वारा जो है निर्धन बच्चों की जो स्थिति थी उनको सुधारने का प्रयास किया गया था, और एक अक्षम व्यक्ति थे। अक्षम व्यक्ति मतलब श्रीलंका में अक्षम व्यक्तियों को भी समाज कार्य का एक महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में रखा गया था, या मुद्दे के रूप में हम इसको शामिल किए थे। ठीक है? तो ये 4 ही पॉइंट है, 4 पॉइंट, हालाँकि हम लोगों से ज़्यादा पेपर में नहीं श्रीलंका वगैरह के बारे में पूछा जाता है, परंतु जो मैंने बताया है मुद्दों को लेकर थोड़ा समस्याएँ क्या-क्या हो सकती हैं, तो समस्याएँ बहुत सारी हैं, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? एक लाइन में लिखकर। उसके बाद आता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में समाज कार्य का प्रमुख मुद्दा क्या रहा था? प्रमुख मुद्दा में अगर हम बात करें तो गरीबी बांग्लादेश में भी है। तो गरीबी बांग्लादेश में प्रमुख समस्या है। बांग्लादेश की लगभग 45% जनसंख्या जो होती है ना, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इसलिए बांग्लादेश में जो है गरीबी जो है समाज कार्य हस्तक्षेप का प्रमुख मुद्दा माना जा सकता है। तो 40% याद रखेंगे आप लोग गरीबी को लेकर यहाँ पे। बात करें बेरोजगारी को लेकर, बांग्लादेश में समाज कार्य हस्तक्षेप बेरोजगारी का क्षेत्र तो कार्यरत है। तो जरूरी केवल नहीं कि बांग्लादेश में, अपने इंडिया जैसे देशों में भी बेरोजगारी एक अहम भूमिका निभा रही है। करेक्ट? बेरोजगारी का मतलब क्या है? समझ में बात आ रही नहीं? बेरोजगारी क्या है? हाँ ना, अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयड की बात अगर हम जब करते हैं तो किसी काम करने के योग्य तो है वो, उपलब्ध व्यक्ति की वो अवस्था होती है जिसमें वो उसकी ना तो किसी कंपनी और ना ही संस्थान के साथ और ना ही अपने किसी व्यवसाय के साथ नियुक्ति होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेरोजगारी है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ये बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी तो भाई कई टाइप की होती है, बेरोजगारी के भी कई प्रकार होते हैं।
अच्छा, खासकर अगर प्रश्न पूछ ले कि बेरोजगारी की आयु का समूह कितना माना जाता है, तो आप बता दीजिएगा 15 से लेकर 64 वर्ष। अब कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर 18 साल से कम नीचे वाले कई अधिनियम बनाए गए हैं, उसमें तो कहा गया है कि इनको नौकरी ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आयोग एक प्रकार से एक मानक है, जो 15 से 64 वर्ष की आयु के समूह को माना गया है कि ये बेरोजगारी अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बेरोजगारी के अंतर्गत ये आयु वाले शामिल रहेंगे। है ना? तो ये अगर पेपर में आएगा तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अब बेरोजगारी कई टाइप के होता है। रंजीत सर है, एक बार बता रहे थे मेरे से प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है सर, है ना? याद है प्रच्छन्न बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? नहीं पता? बिल्कुल, एक प्रकार से आप कह सकते हो छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो कृषि प्रधान देशों में जितने भी लोग हैं कृषि कार्य में लगे होते हैं, उन सभी का उत्पादन स्तर जो बनाए रखने के लिए व्यवसाय में लगा होना आवश्यक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हम उस प्रक्रिया को कहते हैं कि ऐसे उत्पाद स्तर को बनाए रखना जहाँ पे अनावश्यक और फालतू होते हैं, या फालतू या अनावश्यक श्रम किसी कृषि क्षेत्र में सीमांत उत्पादन जो होती है वो शून्य मानी जाएगी, या मतलब आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, पता नहीं चलता है, तो वह प्रकार से एक प्रकार से प्रचंड बेरोजगारी होता है। आपका अल्प बेरोजगार होता है, मौसमी बेरोजगार होता है। जी। हम्म। हम्म। बिल्कुल, देखो प्रचंड बेरोजगारी सर हम उसी कहते हैं कि जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य हो। शून्य का मतलब जीरो हो। यदि मान लीजिए कि उन लोगों को उस काम में से हटा दिया लिया, या हटा हटा भी लिया जाए, या उनको उत्पादन में कोई अंतर ना मिल रहा हो, तो भी वो एक प्रकार का प्रचंड बेरोजगारी का ही पार्ट बनेगा। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, आप केवल इतना याद रखिए, प्रचंड बेरोजगारी तब होती है जब श्रम बल का एक हिस्सा या तो बेरोजगार होता है या अनावश्यक रूप से काम करता है, जब कार्यबल की उत्पादकता प्रभावी रूप से शून्य मानी जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखे ना। हाँ, लोग आमतौर पर अगर हम बात करें तो बेरोजगार की प्रक्रिया में अदृश्य को भी मानते हैं, जो छिपी हुई बेरोजगारी को भी शामिल कर देता है। ये बस सिंपल है, इसमें कुछ खास चीजें नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका निरक्षरता। निरक्षरता भी शामिल किया गया है। बांग्लादेश में निरक्षरता दूर करने के लिए समाजकार हस्तक्षेप का मुद्दा है। कुपोषण भी है। बांग्लादेश में व्यापक रूप से बेरोजगारी के कारण जो होते हैं, बच्चों का पूरा पोषण नहीं हो पाता है, तो जिससे कुपोषण की समस्याएं भी बन जाती है। हिंसा, देखिए एक हिंसा है, एक अहिंसा है। हिंसा जो शब्द है बेसिकली ये नकारात्मक शब्द है ना, लोगों के साथ नकारात्मकता का भाव को उत्पन्न करता है। तो बांग्लादेश में हिंसा कम करने के लिए अगर बात करें हम लोग, तो समाज कार्य हस्तक्षेप की भूमिकाएं हमें देखने को मिलती है। एक वैश्यावृत्ति होता है। वैश्यावृत्ति क्या होती है कि सामाजिक जो बुराइयां हैं उनमें से समाज कार्य हस्तक्षेप के अंतर्गत जो है इसको शामिल किया गया है। नशाखोरी भी बात करें तो बांग्लादेश में नशाखोरी व्यापक रूप से प्रचलन है, इसलिए समाज कार्य हस्तक्षेप इस संदर्भ में प्रयासशील है, या आप ये करिए प्रयत्नशील है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, एशिया में समाज कार्य हस्तक्षेप के प्रमुख मुद्दों को पहचान कीजिए, ऐसे प्रश्न आएगा। तो एक पॉइंट है दक्षिण एशिया समाज कार्य। दक्षिण एशिया समाज कार्य में अभी अभी आपने देखा है, तो मैंने बताया है बांग्लादेश, श्रीलंका और क्या बताया, भारत में एक महत्वपूर्ण रूप से विकास जो है मान हुआ है। और भारत में विभाजन के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो शरणार्थियों की समस्या से पीड़ित था, और 10 लाख शरणार्थियों में से 2.5 लाख बिना सुरक्षा के थे। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, परंतु गरीबी इस देश में व्यापक रूप से बनी रही। गरीबी व्यापक रूप से बनी रही। तो इनकी जो समस्याएं हैं, चाहे अगर मैं श्रीलंका की बात करूं, समाज कार्य के संबंध में मुद्दे, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा है, गरीबी, बुढ़ापा, निर्धन बच्चे, अक्षम व्यक्ति, नई आर्थिक और राजनीतिक तथा सामाजिक नीतियों में इन समस्याओं को एक बढ़ा दिया है। जो भारत में समाज कार्य हस्तक्षेप के मुद्दों की बात करें तो यौन विभेदन, पर्यावरण विध्वंसक, वैश्वीकरण प्रभाव, गरीबी, कुपोषण, श्रमिकों की समस्या इत्यादि बताई गई है कि दयनीय स्थिति में देखा गया है।
तो ये आपका पार्ट इसके अंतर्गत बन जाता है। जब हम बात कर रहे हैं एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो पहला पॉइंट तो ये, इसके अंतर्गत 2-3 बातें। फिर उसके बाद आता है दक्षिण पूर्व कोरिया। दक्षिण पूर्व कोरिया में बात करें तो इंडोनेशिया में मुख्य समस्या गरीबी, आपदा और आपका द्रव्य जो है व्यसन, बाल दुराचरण या उपेक्षित बच्चे या उपेक्षित वृद्ध या मलिन क्षेत्र इत्यादि चीजें हैं दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। बेसिकली सीमित संसाधनों के कारण यहाँ की सरकार ने 5 प्रमुख मुद्दों पर बात करती है। कहाँ की? दक्षिण पूर्व एशिया की। 5 प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। मैं अगर आपसे बात करूं तो एक मुद्दा हो सकता है निर्धनता, दूसरा हो सकता है उपेक्षित बच्चे, तीसरा हो सकता है अक्षमता, चौथा हो सकता है सामाजिक प्रतिमान। सामाजिक प्रतिमान कितने हो गए? निर्धनता, उपेक्षित बच्चे, अक्षमता, सामाजिक प्रतिमान को स्वीकार। एक हो जाता है आपदाग्रस्त व्यक्ति। आपदाग्रस्त व्यक्ति 5 मुद्दे हो जाएंगे, ठीक है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत इंडोनेशिया ने मुख्य समस्याओं देखने को हमें मिली थी, इंडोनेशिया में, है ना, इंडोनेशिया में, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने इसमें और एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, मलेशिया। मलेशिया में मुख्य जो ध्यान है वो बच्चों पर दिया गया है मलेशिया में। मैं दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहा हूँ, इसी का अंतर्गत पार्ट आता है मलेशिया में। तो बच्चों के मुद्दों के अतिरिक्त जो है, जैसे यौन शिक्षा, अधिक गर्भाधान, गर्भपात, एचआईवी संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या के कारण सरकार ने नागरिक समितियों की भागीदारी में विद्यालयों में यौन शिक्षा को या यौन शिक्षा पर ध्यान देने का प्रयास कर रही है मलेशिया में। और मलेशिया में सितंबर 2004 में, ठीक है, एचआईवी संक्रमण के मामला सामने आया था 2004 में मलेशिया में। फिलीपींस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। फिलीपींस का भी प्रमुख ध्यान देने योग्य मुद्दा है। वहाँ फिलीपींस में भी जरूरतमंद प्रौढ़ आ जाएंगे, आवश्यकता जो अक्षमताग्रस्त व्यक्ति है वो भी आ जाएंगे, संकट जो संकटपन्न परिवार है वो भी आ जाएगा आपका। तो देश में अनेक हस्तक्षेप कार्यक्रम चलाए गए हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है। सिंगापुर में अगर हम बात करें तो सिंगापुर एशिया का एक विकसित देश माना जाता है। और समाज कार्य व्यवसाय में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आवास, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा, पारिवारिक सामुदायिक जीवन के क्षेत्रों में सफलता को बहुत अर्जित किया है, ठीक है। थाईलैंड भी इसमें भूमिका निभाता है। वियतनाम एक समाजवादी देश है, ये पेपर में हमसे पूछा जा सकता है। वियतनाम अगर हम बात करें तो एक समाजवादी देश है, ये पार्ट आप ध्यान रखिएगा। और समाजकार वर्तमान में समाजवादी देशों में एक व्यवसाय के रूप में प्रचलित है, लेकिन इन समाजवादी देशों में समाजकारी का समन्वय इतना आसान नहीं है। वियतनाम भी इसका एक अपवाद नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वियतनाम में सामाजिक समस्याएं जैसे वेश्यावृत्ति हो गई, नशाखोरी हो गई, बालाचार हो गया, एड्स हो गया, सामाजिक पाप कहलाते हैं ये सभी के सभी। नैतिक उपदेशों तथा जन प्रदर्शन द्वारा जो है इससे जूझा जाता है। तो किंतु वियतनाम में सामाजिक कार्यकर्ता निर्धनता और वेश्यावृत्ति, महिलाओं का अवैध व्यापार, एड्स, महिला अपेक्षा और इसी प्रकार के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के जुटे हुए हैं। तो वियतनाम समाजवादी देश भी एक प्रकार से यहाँ पे आपके लिए एक भूमिका निभा सकता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि याद क्या रखेंगे आप, वियतनाम समाजवादी एक देश है। पहली बात, समस्याएं क्या क्या है वियतनाम में, आपको मैंने बताया, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी और एड्स, ये आप डाल सकते हैं। फिर नैतिक उपदेश यहाँ पर दिया गया, और नैतिक उपदेश क्या था, वो जन प्रदर्शन से था, जन प्रदर्शन, लोगों को जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में था ये, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। समाज कार्य का पुनर्गठन अगर हम बात करें तो 1982 के बाद हुआ है। कहाँ पर? वियतनाम में। वियतनाम में समाज कार्य का समावेश कब हुआ? तो 1921 से ही समावेश हो गया था वियतनाम में। कहाँ पर? 1921 में समाज कार्य का समावेश हो गया था, ठीक है। ये चीजें आती हैं, हमें देखने को मिलता है। फिर आता दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें कुछ मुद्दे हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से मुद्दों की बात करूं तो एक मुद्दा है यहाँ पे निम्न जन्म दर, इसमें एक मुद्दा है युवा समस्याएं, वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या, वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या भी दक्षिण कोरिया की एक समस्या है। तो सामाजिक सेवा कार्यक्रम को बच्चों, महिलाओं और वृद्धों तक व्यापक लेवल पर किया जाता है। 2006 तक निर्धनों के लिए 400 सामाजिक कल्याण केंद्र, 400 सामाजिक कल्याण केंद्र
और अक्षम व्यक्तियों के लिए 130 केंद्र, वृद्धों के लिए 183 केंद्र स्थापित किए गए थे दक्षिण कोरिया में 2006 तक। 2006 तक में निर्धनों के लिए 400 सामाजिक कल्याण केंद्र थे, 130 केंद्र थे जो केंद्र था, और वृद्धों के लिए 183 केंद्र स्थापित किए गए थे, 183। ठीक है, ये आ जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद मध्य एशिया है। मध्य एशिया तो भाई वही है कि मैंने अभी बताया था मध्य एशिया में रूस के बारे में, तो वो रूस का 2-3 लाइन लिख दीजिए कि रूस में समाज कार्य की अच्छी प्रगति हुई। रूस में शिक्षा और स्वास्थ्य संरक्षण जो है मंत्रालय समाज कल्याण के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को लाया गया, और समाज कार्य लक्षित प्रमुख मुद्दे रहे कि सामाजिक असमानता हो गया, निर्धनता हो गया, बेरोजगारी हो गया, अक्षमता हो गई, यौन संबंध हो गया, है ना, ये सब क्या है इसके लिए, ठीक है, तो मुद्दे बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कुछ प्रशांत क्षेत्र में समाज कार्य के हस्तक्षेप के लिए और भी चीजें आती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो उसमें प्रमुख मुद्दों पर समाज कल्याण पर प्रभाव डाले। तो प्रशांत क्षेत्र में अगर प्रश्न आ गया कि समाज कार्य हस्तक्षेप के प्रमुख मुद्दों को आप समाज कल्याण पर प्रकाश डाले, अगर नाम से आता है भाई ऑस्ट्रेलिया को डालिए या न्यूजीलैंड या फिजी को डालिए, तब अगर नाम से आता है तो इस तरीके से कर लीजिएगा। अगर नाम से नहीं आया तो प्रशांत के क्षेत्र में इन तीनों का नाम लिख दीजिएगा, 3 देशों का नाम। अब तीनों देशों में कीवर्ड्स को लिख लीजिए, कौन कौन से कीवर्ड्स आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 19वीं और 20वीं सदी में कैथोलिक एक शब्द आता है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, कैथोलिक। कैथोलिक एक शब्द आता है। कैथोलिकों ने बच्चों की देखभाल, शिक्षा, महिला सेवा, बीमारी जैसे रुग्ण मतलब बीमारी होता है, रुग्ण सेवाएं, परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय पर ध्यान देने की प्रयास किया था। ये ऑस्ट्रेलिया ने किया 19वीं और 20वीं शताब्दी में। बाद में क्या हुआ कि परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय पर ध्यान देने का जब प्रयास हुआ तो शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में समाज कार्य ने व्यक्तिगत सेवा कार्य स्टार्ट कर दिया, चिकित्सा तथा परिवार राहत पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने में पहले समाज कार्य अमेरिका से प्रभावित था। तो अब ध्यान देखिए कि किस तरीके से अमेरिका जो है प्रभावित था ब्रिटेन से, और ऑस्ट्रेलिया जो है अमेरिका से प्रभावित था। ऑस्ट्रेलिया जो है अमेरिका से प्रभावित था, बाद में ब्रिटेन से भी प्रभावित हो गया ये। वर्तमान में अगर आज हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में समाज कार्य के संबंधित मुद्दों को लेकर, तो 2 ही 3 बातें हैं बस, उन्हीं को ध्यान रखें। एक बात तो यह है शरणार्थी, ठीक है, एक क्या था, शरणार्थियों, बाल संरक्षण तथा पारिवारिक हिस्सा, तो ये 3 बातें ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में समाज कार्य के संबंध में वर्तमान में 3 मुद्दे। तीनों मुद्दे पता हो गए आपको, बताइए एक बार। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में और चीज हमें क्या ध्यान रखना होगा, ध्यान ये रखिएगा आप लोग कि 1992 से 2000 तक, बीच में 2000 तक दशक में ऑस्ट्रेलिया में लगभग 100,000 शरणार्थियों के मामले को अंतर्ग्रहित किया गया। अंतर्ग्रहित का मतलब उनको देख रेख में रखा गया, और 70% जो सेवार्थी थे, 70% जो सेवार्थी थे, एक नाम नोट करिएगा, 70% जो सेवार्थी थे ऑस्ट्रेलिया में आता है यूगोस्लाविया तथा मध्य पूर्व से थे। तो 70% जो शरणार्थी थे वो कहां से थे, यूगोस्लाविया से थे, हाँ यूगोस्लाविया से थे, और बाकी जो बचे वो मध्य पूर्व से थे। ये डेटा एक प्रकार से मिला था 1992 और 2000 के बीच में। ये ऑस्ट्रेलिया की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आपका एक आता है 2002 और 2003 का। ये संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में बाल दुराचार के कुछ मामले मिले, और वो मामले थे 4416। डेटा पेपर में नहीं आता है, बट अगर डेटा के साथ आप बताते हैं किसी को कोई चीज तो बहुत अच्छी रहेगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद
आपको बता दूं बाल संरक्षण के लिए बहुत सारे मुद्दे महत्वपूर्ण बताया गया, जैसे आंकड़ा संकलन, इंटरनेट पर बाल अश्लील लेखन और आपराधिक मामलों का उदय, ये सारी चीजें बाल संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण मुद्दे लगाए गए, है ना, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद न्यूजीलैंड आता है। न्यूजीलैंड, यहाँ समाज कार्य, समाज में स्थित जो अवरोध है, जो असमानता है, जो अन्याय है, उन पर ध्यान दिया गया न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड अगर हम बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता के विशेष कार्यों का निर्णय करना काफी मुश्किल था, फिर भी सामाजिक कार्यकर्ता ने निजी और गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में कार्य करते रहे। और समाज कार्य हस्तक्षेप का मुद्दा अगर न्यूजीलैंड की बात आती है तो आप लोग जाइएगा न्याय, नशाखोरी, परिवार, शोध, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य और अक्षमता शिक्षा, ये आपका न्यूजीलैंड का पार्ट बन जाएगा, बस, है ना। न्यूजीलैंड में समाज कार्य शिक्षण जानते हैं कब गठन हुआ था? 1949 में। उसका नाम अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में उसका नाम क्या था? दी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स एसोसिएशन, ऑफिसर्स एसोसिएशन न्यूजीलैंड में। और ऑस्ट्रेलिया में था आपका 1978 में आया था, उसका नाम था ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन फॉर सोशल वर्क एंड वेलफेयर एजुकेशन, है ना। ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन फॉर सोशल वर्क एंड वेलफेयर एजुकेशन, न्यूजीलैंड का मैम 1949 में आया था, दी चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर करके समाज कार्य का एक अस्तित्व में बनाया गया था, ये 1946 में बनाया गया था, 1946 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये है, आप लोग को इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। और न्यूजीलैंड एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर की स्थापना कब हुई है? ये त्रिमासिक पत्रिका थी, 1965 में हुआ था, 1965 में हुआ था न्यूजीलैंड एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर का एक पत्रिका थी, ये त्रैमासिक पत्रिका थी, ये लाई गई थी 1965 में, लोगों को जागरूक करने के संबंध में था ये सारे, है ना। चलिए एक फिजी के बारे में जान लीजिए, इसके बाद यहाँ पे क्लास समाप्त हो जाएगी। फिजी आपका क्या है? फिजी भी एक देश है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फिजी के बारे में, तो स्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहल ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा यूके को तर्क पर फिजी ने एक व्यावसायिक संगठन का निर्माण किया। और आपको बता दूं वह संगठन था 1996 में, उसको जाना गया फिजी एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर। फिजी एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स का गठन हुआ और आचार्य संहिता तथा सख्त प्रत्यावर्तन देता है, मतलब एक प्रकार से सख्त कड़ाई कह सकते हैं, अनुशासन कह सकते हैं, उस प्रक्रिया के साथ ये जुड़ा। और ये पता है IFSW का सदस्य भी रहा है, ठीक है। कौन? फिजी एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर। किसका सदस्य रहा? IFSW का, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर के नाम से आप लोग जानते हैं, है ना। बिल्कुल करेक्ट बात, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, IFSW की। ये पेपर में आता ही सोशल वर्क में, तो जानते ही होंगे, है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। स्विट्जरलैंड इसके जो है बेसिकली अगर मानते हैं, हाँ, स्थापना में। और यहाँ आप ध्यान रखें, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं ये PDF आप लोगों को भी भेज दूंगा, ठीक है। और ये हाँ, मध्य एशिया, जी सर, IF स्विट्जरलैंड, स्थापना स्विट्जरलैंड 1956, जी सर। अच्छा, आंसर कीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम भेजते हैं एक आंसर की, नीचे आपको ग्रुप में डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भेजकर मैं ग्रुप में आंसर डालता हूँ, ठीक है ना।